एक गांव में एक बूढ़ी गरीब विधवा औरत विमलेश अपने बेटे चिराग के साथ रहती थी। चिराग ने सरकारी स्कूल से 12th की पढ़ाई की है। विमलेश के पास 2 बीघा जमीन भी है। चिराग और विमलेश अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तभी वहाँ जमींदार लक्ष्मी चंद आ जाता है। अरे ओ विमलेश, कब तक अपने बेटे को स्कूल में भेजेगी? इसको कोई काम धाम सिखा दे। जमींदार साहब, अभी मेरा बेटा पढ़ाई करेगा तो कोई अच्छी नौकरी पालेगा। अरे ये पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा और तू इस 2 बीघा खेत में कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए कहता हूँ कि इसको मेरे खेतों में ही काम पर लगा दे। माफ कीजिए जमींदार साहब, मैं अपने बेटे से खेतों में काम नहीं कराऊंगी। मैं खुद किसान हूँ, इतना ही बहुत है। जमींदार विमलेश के सपनों पर हंसते हुए चला जाता है और अगले दिन विमलेश भी अपने बेटे को शहर में ग्रेजुएशन करने भेज देती है। 2 महीने बाद चिराग अपनी माँ को फोन करता है। विमलेश खेतों में काम कर रही होती है। माँ, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत है। बोल बेटा, क्या हुआ? तू क्या चाहता है? माँ, मुझे कुछ जरूरी किताबें चाहिए थी जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। माँ, यहाँ लाइब्रेरी में भी वो किताबें नहीं हैं। तुझे कितने पैसे चाहिए ये बता, बाकी चिंता मत कर। माँ, बस वो 2000 रुपए मिल जाते तो ठीक रहता। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं पैसे भिजवा दूंगी। फोन कट जाता है और विमलेश चिंता में पड़ जाती है क्योंकि वो एक मामूली सी किसान मजदूर है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। विमलेश जमींदार के घर जाती है। जमींदार साहब, वो मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ विमलेश, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अपने बेटे को मेरे खेतों पर नौकरी पर लगा दे, लेकिन तुझे ही उसे अफसर बनाने का शौक चढ़ा था। चल अब तू फिक्र मत कर, मैं उसे नौकरी पर रख लूंगा। साहब, मैं अपने बेटे को नौकरी लगाने के लिए नहीं, बल्कि आपसे 2000 रुपए उधार लेने आई हूँ ताकि मैं चिराग को किताबें दिलवा सकूं। मतलब रस्सी जल चुकी है लेकिन बल अभी तक नहीं गया है। मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से, गरीब लोग कहीं के, औकात है नहीं और चली है बेटे को अफसर बनाने। विमलेश वहाँ से भी रोते हुए आ जाती है। कुछ दूर चलकर वह देखती है कि गांव की सड़क बन रही है। मुझे एक बार यहाँ के ठेकेदार के पास चलकर देखना चाहिए। क्या पता कोई काम मिल जाए और मैं चिराग को किताब दिलवा सकूं। विमलेश ठेकेदार के पास जाती है और उसे काम भी मिल जाता है, जिसमें ठेकेदार उसे 100 रुपए रोजाना देगा। मुझे 100 रुपए रोज मिलेंगे तो मैं 20 दिन में चिराग की किताबों का इंतजाम कर सकती हूँ। विमलेश काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है और 50 साल की विमलेश पत्थर तोड़ने पर मजबूर हो जाती है। विमलेश खेतों में और सड़क पर मजदूरी करती है। यह देखकर जमींदार और बाकी सभी गांव वाले उसका बहुत मजाक बनाते हैं। क्यों विमलेश, बेटा अफसर बना कि नहीं बना? उसने माँ को तो मजदूर बना दिया। देख लेना, एक दिन मेरा बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा। इस प्रकार 2 साल बीत जाते हैं और अचानक एक गाड़ी विमलेश के दरवाजे पर आकर रुकती है, लेकिन गाड़ी में से कोई अफसर बाबू नहीं, बल्कि चिराग व्हील चेयर पर नीचे उतरा है। हाँ, चिराग, क्या हुआ तुझे? तू इस पहिए वाली कुर्सी पर क्यों है? माँ, मैं हॉस्टल की छत से नीचे गिर गया था। लेकिन तू नीचे गिरा कैसे? मैं छत की मुंडेर पर बैठा था और गलती से एक दोस्त का धक्का मुझे लग गया। मैं नीचे गिर गया, जिससे मेरे दोनों पैर खराब हो गए। अब इनको ठीक होने में 1 साल का समय लग सकता है। माँ, विमलेश बेटे की इस हालत पर बहुत रोती है, क्योंकि बेटे के पैरों के साथ साथ विमलेश के सपने भी टूट चुके थे। यह देखकर सभी लोगों ने विमलेश का खूब मजाक बनाया। सुबह सुबह जमींदार विमलेश के घर आया। क्या हुआ? बन गया तेरा बेटा अफसर? मैंने ठीक कहा था कि मेरे पास नौकरी पर लगा दे। अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो आज इसकी ये हालत ना होती। जमींदार हंसकर चला जाता है।
विमलेश रोने लगती है। माँ, तुम रो क्यों रही हो? जिंदगी मजाक बनकर रह गई है बेटा। माँ, मेरा शरीर व्हील चेयर पर है, लेकिन मेरे हौसले आज भी आसमान पर है माँ। लेकिन बेटा, अब क्या किया जा सकता है? खेती। लेकिन कैसे करेंगे? माँ, मैं अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में ही कर रहा था, जिसमें खेती की तकनीक सिखाते हैं, और वो खेती आम लोगों से अलग होती है। हम दोनों मिलकर वो करेंगे माँ। बेटा, लेकिन हमारे पास बहुत थोड़ा सा खेत है। माँ, हमें पढ़ाया गया है कि कम से कम जगह और लागत में उन्नत खेती कैसे की जा सकती है। हम वो करेंगे। बस तुम इतना करना कि मुझे खेत तक लेकर चलना। मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करना। विमलेश ने अपने बेटे पर भरोसा किया और उसे व्हील चेयर पर बिठाकर खेत में ले जाने लगी। चिराग ने हाइब्रिड, एक पौधे पर अनेक पौधे की तकनीक, केचुए पालकर केमिकल फ्री खाद बनाया और बारिश के पानी को स्टोर करके रखने का इंतजाम किया। चिराग ने कम समय की अच्छी फसल उगाई और उनसे अच्छा मुनाफा कमाया। चिराग ने बीज खाद घर के और उत्तम कोटि के तैयार किए, जिससे मात्र 2 बीघा जमीन तकनीकी की वजह से 20 बीघा में बदल गई और कम लागत में अधिक फल देने लगी। चिराग, ये तो कमाल ही हो गया। माँ, ये मेरी नहीं, आपकी सफलता है, और अब से आप काम नहीं करेंगी। हम काम करने के लिए किसी और को अपने साथ रख लेंगे। विमलेश का 1 साल का टर्नओवर 10 लाख रुपए जाने लगा और उसका घर झोपड़ी से हवेली में बदल गया। जल्दी ही उसने और अधिक खेत खरीद लिए। यह देखकर जमींदार की आंखें शर्म से झुक गईं। एक कस्बे में 15 साल की लड़की पिंकी रहती है। पिंकी की आंखें एक कार एक्सीडेंट में कई साल पहले ही जा चुकी हैं। पिंकी के माता पिता की मृत्यु हो गई है। सारी प्रॉपर्टी पिंकी के नाम पर है। पिंकी की देखभाल के लिए उसके दूर के चाचा चाची विश्वास और रेशमा अपनी 12 साल की बेटी अवनी के साथ पिंकी के घर रहने आ जाते हैं। पिंकी आंखों पर काला चश्मा लगाकर घर में कुछ काम करने की कोशिश कर रही है। तभी बाहर से चाची आवाज लगाती हैं। अरे अरे मेरी प्यारी मुन्नी, तू अकेले क्यों परेशान हो रही है? अब आ गई है ना तेरी चाची शहर से, तेरा पूरा ध्यान रखेगी। चाची, इस समय आकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटी, एहसान कैसा है? तू मेरी बेटी जैसी है, और मैं इस समय तेरा साथ नहीं दूंगी तो कब दूंगी? भगवान ने मेरी माँ को छीना है, लेकिन मुझे माँ बाप और एक छोटी बहन भी दे दिए हैं। धन्यवाद भगवान जी। पिंकी के रिश्तेदार उसके घर ही रहने लगते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पिंकी के चाचा उसकी बाहर की प्रॉपर्टी और पैसे पर कब्जा करने लगते हैं, तो वहीं उसकी चाची घर के धन पर कब्जा करने लगती हैं। पिंकी सुबह के समय आंगन में बैठकर चाय नाश्ते का इंतजार कर रही है, लेकिन आज उसकी चाय नहीं आई। वो चाची को आवाज लगाती है। चाची जी, आज मेरी चाय नहीं आई है, मुझे भूख लग रही है। हाँ, नहीं आई है तो क्या हो गया? मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? तूने मुझे परेशान कर दिया है। मैंने सिर्फ आपसे चाय मांगी है और आप कुछ भी क्यों बोल रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे गलती तो मुझसे हो गई है, जो मैंने तुझ अंधी की जिम्मेदारी ली थी। तेरे चक्कर में मैं अपनी छोटी सी मासूम बच्ची का भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ। चाची जी, मुझसे जितना भी बनेगा मैं अपना काम खुद कर लिया करूँगी। बस फिर क्या था, पिंकी गिरते पड़ते काम करने लगी और रोज अपनी माँ को याद कर कर के रोने लगी। चाची ने पिंकी पर अत्याचार बढ़ा दिए और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पिंकी अपने कमरे में होती है और बाहर से उसके चाचा हाथ में
कुछ पेपर्स लेकर आते हैं। पिंकी बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी। बिटिया, अगर तू मना ना करे तो मुझे तुमसे एक काम है। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेझिझक बोलिए ना, क्या बात है? ये कुछ जरूरी कागज हैं जिन पर तुम्हारे हस्ताक्षर जरूरी हैं बिटिया। तुम स्याही से अंगूठा लगा दो। ये कैसे पेपर्स हैं? तुम इतना मत सोचो, ऐसे ही बिजली के बिल के कागज हैं। इसे भरने के लिए तुम्हारे हस्ताक्षर जरूरी हैं। बिटिया, अब देर मत करो और जल्दी से इस पर अंगूठा लगा दो। ऐसा क्या है जो चाचा मुझसे छिपा रहे हैं और कागज पर अंगूठा लगवाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई नहीं, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। ठीक है चाचा जी, लाइए मैं अंगूठा लगा देती हूँ। हाँ हाँ बिटिया, जल्दी से अंगूठा लगा दो। चाचा पिंकी का हाथ पकड़कर सही जगह अंगूठा लगवा देते हैं। चाची भी बहुत खुश होती हैं और घर में सबके लिए खीर बनाती हैं। अरे भाग्यवान, थोड़ी सी खीर पिंकी को भी दे दो। अरे हाँ हाँ, तुम्हें बड़ा ख्याल है उसका, मरने दो उसको। हमने धोखे से उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसका ख्याल ना रखें। हाँ हाँ, अब फिक्र कर ली हो तो रहने दो और जल्दी इस अंधी से पीछा छुड़ाओ। चाचा चाची की ये बातें पिंकी सुन लेती है और वो बहुत दुखी हो जाती है। चाची का अत्याचार उस पर दिन रात बढ़ता जा रहा है। अवनी भी उसे परेशान करती है और चिढ़ाती है। एक शाम को अवनी घर में खेल रही होती है। उसके बराबर में ही पिंकी बैठी होती है। तभी अवनी का पैर पिंकी की छड़ी से लग गया और अवनी नीचे गिरकर रोने लगी। माँ, देखो ना, इस अंधी ने मारा है मुझे। ये सुनकर अवनी की माँ रेशमा आग बबूला हो जाती है। अरे खुद तो अंधी है ही, मेरी बेटी को भी करना चाहती है। मैं तो इसकी नीयत पहले से ही जानती थी। आवाज सुनकर विश्वास भी आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? तुम ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब मैं इसको एक पल भी अपने साथ यहाँ नहीं रख सकती। चाची जी, अवनी मेरी छोटी बहन है, मैं इसको क्यों मारूंगी? मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ कि तू कितना सच बोलती है। रेशमा बहुत गुस्से में होती है और उसने पिंकी को स्टोर रूम में रहने के लिए भेज दिया। पिंकी स्टोर रूम में बैठकर अपने माँ बाप को याद कर रही है और अपनी किस्मत पर रो रही है। तभी स्टोर रूम में एक अदृश्य आवाज आती है। पिंकी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कैसे हालात से गुजर रही हो, इसीलिए मैं आज तुमको कुछ दे रही हूँ। तुम अपने बराबर में रखे बॉक्स को पकड़ने की कोशिश करो और उसे खोल कर देखो। पिंकी आवाज सुनकर चौंक जाती है और बॉक्स उठाकर उसे खोल कर देखती है। घबराओ नहीं पिंकी, अपनी आँखों से चश्मा अलग हटाओ। पिंकी अपना काला चश्मा अलग हटाती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि बॉक्स के खुलते ही पूरा स्टोर रूम रोशनी से चमक गया। और हैरान करने वाली बात ये थी कि पिंकी अपनी आंखों से ये जादू होते देख पा रही थी। उस बॉक्स में 2 सुंदर आंखें थी, जो बॉक्स से बाहर निकलकर पिंकी की आंखों पर जाकर चिपक गईं। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मुझे सब दिखाई दे रहा है। ये सपना नहीं, सच है। ये तुम्हारी माँ की जादुई आँखें हैं। वो ये तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। जब तुम अपनी आंखें छूकर जिसकी भी आंखें छूओगी, उसकी रोशनी वापस आ जाएगी। इससे तुम जन कल्याण का काम करना। पिंकी चारों तरफ देखती है, आवाज गायब हो जाती है। प्रिय चाचा और चाची जी, आप अब जल्दी से सामान बांधकर मेरे घर से निकल जाओ। पागल हो, ये घर हमारे नाम है और तुमने ही इस घर के कागजात पर अंगूठा लगाया है। पागल तो आप हो, जो आप ये भी नहीं जानते हो कि मैं अंगूठा नहीं लगाती हूँ।
बल्कि साइन करती हूँ। मैं फर्जी केस में तुमको अंदर करा सकती हूँ। मेरी आंखें वापस आ गई हैं। ये सुनकर रेशमा और विश्वास हैरान हो जाते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। पिंकी ने अब एक NGO खोला है और वो अब अंधे लोगों को उनकी रोशनी वापस देकर सेवा कर रही है।